तो आज मैट्रिक्स अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। द नंबर इन द एरे आर कॉल्ड एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। सबसे पहले इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो जो पहले रिप्रेजेंट करता है वो रो, और दूसरे उसके बाद जो रिप्रेजेंट करता है वो कॉलम। तो हम पहली चीज़ इसमें देखने को मिलेगी रोज़ इनटू कॉलम। पहले जो होता है वो रोज़ रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके अंदर जो ये होते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट मतलब एक रो, दूसरी रो, ये वन कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। जैसे ये 2x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आता है, जिसमें पहला है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में टू मैट्रिसेस ए, मतलब कोई भी दो मैट्रिसेस है वो एक दूसरे से इक्वल है। मतलब मान लो कि एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें ये एक मैट्रिक्स हमें कोई ऐसे ABCD में दिया हुआ है और दूसरा बी मैट्रिक्स कोई हमें वैल्यू दी गई है। अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स के दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब यहाँ जो दो है वो यहाँ ये होगा, मतलब ये दोनों के एलिमेंट सेम होंगे तो बराबर। इससे हमें पता चलता है कि ये बराबर 2 हो सकता है और बी बराबर 3 हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो हमारा रो है और कॉलम है उन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। मतलब 2x2 होगा, 3x3 होगा या 4x4 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हुए हैं। 2x2 का है, 3x3 का है, ये भी 3x3 का है। और ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, तो कि जो ये यहाँ पे जो होते हैं ना, जो उनका एडिशन होता है। जो यहाँ यहाँ इसका और फिर इसका, इन तीनों का एडिशन जो होगा उसे हम ट्रेस ऑफ ए कहेंगे। क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो कि तीनों का एडिशन वो हमारा ट्रेस ऑफ ए बन जाएगा, सीधी सी बात। फिर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ये है कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, 3x3 का है या फिर 2x3 का है, तो उसके सभी एलिमेंट अगर 0 0 0 है तो उसे नल मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में ये होगा कि डायगोनल के एलिमेंट होंगे, उसके अलावा के सभी एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल, इसे जो डायगोनल बोलते हैं, जो बीच का होता है इसे डायगोनल बोलते हैं। ट्रेस ऑफ ए में डायगोनल का एडिशन होता है। ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट होंगे, उसके अलावा के सभी एलिमेंट 0 होंगे। जैसे यहाँ हम डायगोनल एलिमेंट के एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, डायगोनल के एलिमेंट है, उसकी कोई वैल्यू है, पर बाकी के सभी एलिमेंट 0 है। ऐसा नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट में डायगोनल के एलिमेंट 0 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं या कुछ और हो सकते हैं, लेकिन बाकी के सभी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। इसकी ये कंडीशन है कि बाकी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा की कोई जो एलिमेंट है उनकी वैल्यू, जैसे यहाँ 0 है, 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 यहाँ 0 है। क्योंकि ये 6 डायगोनल एलिमेंट नहीं है, यहाँ बीच के 3 ही डायगोनल एलिमेंट कहे जाते हैं। तो इन तीनों की वैल्यू 0, इन तीनों की वैल्यू 0 नहीं, 0 हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है। लेकिन कंडीशन डायगोनल एलिमेंट की, डायगोनल मैट्रिक्स की ये है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। यहाँ डायगोनल एलिमेंट की बात ही नहीं हो रही है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा की सभी 0 होने चाहिए। तो सभी 0 है, बस कंडीशन फुलफिल हो गई। तो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, पर इसमें क्या है कि इसमें कैसे इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 3 है। ऐसे यहाँ स्केलर मैट्रिक्स में तीनों की वैल्यू सेम होगी। अगर 0 0 0 है तो भी सेम वैल्यू हो तो इसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर के की जगह पर 1 हो सकता है तो तीनों में 1 होने चाहिए। अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, पर डायगोनल मैट्रिक्स ज़रूर होगा। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहाँ जो है तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए लेकिन 1 ही होनी चाहिए, तो ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसके लिए मैंने आसान से यहाँ लिख चुका है कि नल मैट्रिक्स में सभी 0 होता है, जिसे ON के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स में DN के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट मैट्रिक्स को IN के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे के तीनों एलिमेंट 0 होते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर के तीनों एलिमेंट 0 होते हैं। इसे UN के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे LN के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। शिष्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है, और वो कंडीशन ये है कि ये इक्वल टू ये ट्रांसवर्स होगा। और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसमें ये इक्वल टू माइनस ये ट्रांसवर्स होगा, इसमें ये इक्वल टू ये ट्रांसवर्स होगा और इसमें ये इक्वल टू माइनस ये ट्रांसवर्स होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
वो पता कैसे चलेगा कि हमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बताना होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें क्या करेंगे, ये तो हमें पता ही है। ये ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है पता है, कि जो यहाँ पर कॉलम है उसे मतलब पहली कॉलम है उनके सभी एलिमेंट को लेकर यहाँ पहली रो में रख दे, और दूसरी कॉलम के सभी एलिमेंट को लेकर दूसरी रो में रख दे, तीसरी कॉलम के सभी एलिमेंट को तीसरी रो में रख दे। ऐसा करने से हमें ये ट्रांसवर्स मिल जाएगा, ये ट्रांसवर्स मिल जाएगा। और फिर इसे जब हम माइनस वन के द्वारा मल्टीप्लाई किए करेंगे, जो हमें जो ये ट्रांसफर्स तो मिल गया। कैसे ये ट्रांसफर्स कैसे मिलेगा, तो कि फर्स्ट रो कॉलम को फर्स्ट रो में रख दे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में रख दे, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में रख दे। उसके बाद हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स है, इसलिए -1 तीनों रो के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो इधर -1 मल्टीप्लाई होगा, इधर -1 मल्टीप्लाई होगा और इधर -1 मल्टीप्लाई होगा। और अगर ये दोनों ए के इक्वल है, ये सेम हो रहा है, तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो हमें ये गिवन दिया है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर ये इक्वल टू ये ट्रांसफर्स हो रहा है, ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो हमें ये गिवन दिया हुआ है वो। और ये एक फॉर्मूला है कि अगर बी मैट्रिक्स है वो ए प्लस ए ट्रांसवर्स का 1/2, तो वो बी मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये 1/2 ये मतलब ये कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, तो फिर उसका ये होगा कि ए इक्वल टू बी प्लस सी होगा। जो ये मैट्रिक्स है वो बी प्लस सी होगा, वेयर बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमें आगे फॉर्मूला दी गई थी उसमें बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों का अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई एक स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स और कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें जो ए मिलेगा, और ये मैट्रिक्स हमारा होगा। फिर रो कॉलम मैट्रिक्स है। रो कॉलम मैट्रिक्स में यही होता है कि रो मैट्रिक्स हो तो मतलब उसमें कॉलम नहीं होंगे, और अगर कॉलम मैट्रिक्स हो तो उसमें रो नहीं होगी। जैसे कि ये रो मैट्रिक्स है तो इसमें एक रो है, कॉलम बिल्कुल नहीं है। कॉलम जैसे ऐसे वो नहीं है, एक रो है, सिंगल रो है। और इसमें कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम है। मतलब ऐसा याद रख सकते हो कि रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होती है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि आयोटा टर्म आता है। कभी किसी मैट्रिक्स के अंदर आयोटा टर्म आ रहा है तो उसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इधर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दिया गया है, तो ये एक फॉर्मूला हमें याद रखनी है, ए बार इक्वल टू ये आई जे उसके ऊपर बार। मतलब कुछ नहीं, ये एक फॉर्मूला याद रखनी है, ये याद नहीं रखनी है, ये याद रखनी है। कंजुगेट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमने अभी पढ़ा आगे कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आता है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में जब आयोटा आता है तो उसके आगे जो प्लस होती है या माइनस होती है, अगर उस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, इसे को ये बार को कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहा जाता है। तो उसे कैसे ढूंढेंगे, तो कि जो आयोटा के आगे की निशानी है ना, प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। ऐसा करने से जो भी हमें मैट्रिक्स मिलेगा ना, जैसे कि ये देखो ये मैट्रिक्स है, इसका ये बार ढूंढो तो क्या करूँगा, इधर जो -2i है -2i, तो इधर मैं +2i कर दिया, और इधर +7i है तो -7i, ऐसे सभी में चेंजेस कर दो, तो ये बार मिलेगा। ये बार मिलेगा जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनेगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। और फिर ए स्टार का फॉर्मूला क्या है, तो ये बार ढूंढो, उसका फिर ट्रांसफर्स करो। हमें पता है ट्रांसफर्स करने में क्या होता है कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में रख दो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में रख दो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में रख दो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रख दो। देखिए यहाँ पर यही हो रहा है। या सिंपली हम यही कर सकते, अगर ये सिमेट्री हो तो इसको ऐसे मतलब इंटरचेंज कर देंगे। आगे के एग्जांपल में देखते हैं। अगर इस एग्जांपल में हम ट्रांसवर्स ढूंढे तो क्या करना होगा कि ये 1 को इधर ले लेंगे, -1 को इधर ले लेंगे, -2 को इधर ले लेंगे और 2 को इधर ले लेंगे, -4 को इधर ले लेंगे, इधर -4 को इधर ले लेंगे और 4 को हम उधर ले लेंगे। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ये का ये ट्रांसवर्स हमें मिल जाएगा। मतलब कुछ नहीं, ये एलिमेंट को यहाँ और ये एलिमेंट को यहाँ, ऐसा करने से, इंटरचेंज करने से हमें ये ट्रांसवर्स मिल जाएगा, ट्रांसवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिल जाता है। अब आगे हम हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स देखेंगे। पर इसमें भी कुछ नहीं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही एक फॉर्मूला याद रखनी है। अगर हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो ये फॉर्मूला, और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो ये फॉर्मूला, जिसमें भी माइनस आ रहा है और उसमें भी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में भी माइनस आ रहा है।
फिर ये एक देखना है, ये कुछ नहीं, ऐसे बस ऐसे नॉलेज के लिए दिया गया है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स में भी हमें बस ये फॉर्मूला याद रखनी है, ए इंटू ए स्टार इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू आयोटा। आयोटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज़ ए यूनिटरी मैट्रिक्स। यहाँ पर ये ए की वैल्यू दी गई है, अगर हम ए स्टार की वैल्यू ढूंढेंगे, ए स्टार की वैल्यू, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आयोटा आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया गया है जो हमारा लास्ट मैट्रिक्स का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में लास्ट है, उसमें भी हमें एक फॉर्मूला याद रखनी है, ए ट्रांसवर्स इक्वल टू ए माइनस वन, ए रेस टू माइनस वन। इक्विवेलेंटली ये भी एक फॉर्मूला है जो हम आगे देखे थे, पर इसमें उसमें स्टार था, इसमें ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स ढूंढना भी हमें आता है और ये स्टार भी ढूंढना भी हमें आता है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखनी है, ऑर्थोगोनल का ऐसा कुछ मीनिंग तो होता नहीं है। तो अगर ये देखिए यहाँ पर कोस ये दिया हुआ है, इसके ऊपर से अगर ये ट्रांसफर्स ढूंढे तो क्या किया इसने, माइनस साइन थीटा जो यहाँ है उसे इधर रख दिया, इधर लिख दिया, देखिए माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा जो है उसे ऊपर लग दिया, इधर लिखिए साइन थीटा, जिससे तुरंत हमें ये ट्रांसफर्स मिल गया। ये सिंपली यही होता है कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में रख दो और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में रख दो, ये करने से भी वही होता है। फिर देखिए यहाँ ये इंटू ये ट्रांसफर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो हमें जो मिल रहा है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये दोनों एक दूसरे को कट कर दे रहे हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले रो इनटू कॉलम होता है, तो इधर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने में भी हम वही देखेंगे कि पहले की रो पहला का कॉलम, पहले की रो दूसरे का कॉलम, पहले की दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम। तो क्या करेंगे, जब हमें चार, देखिए यहाँ हमें 2x2 है और ये भी 2x2 का है, तो हमारा जो नया बनेगा मैट्रिक्स वो भी 2x2 का ही बनेगा। तो हम उसका एलिमेंट क्या से ढूंढेंगे, जैसे इसको एलिमेंट को क्या बोलते हैं, 1x1 एलिमेंट बोलते हैं, इसको 1x2 बोलते हैं, इसको 2x1 बोलेंगे और इसको 2x2 बोलेंगे। तो हमें सिंपली इसी हिसाब से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और बीच में पॉजिटिव की साइन ही आएगी। अगर यहाँ पे निशानी है उसकी, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमारी जो पर्सनली पॉजिटिव की साइन आएगी, पर ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है तो वो भी प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इधर कोस थीटा इंटू साइन थीटा। फर्स्ट पीस में हमारी तो पॉजिटिव साइन आएगी, पर इधर माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए इधर माइनस आ रहा है। तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों कट हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह से यह होगा मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ बेसिक रूल है जो हमें फॉलो करने हैं, जिसकी मदद से हम रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करेंगे। मोस्ट ऑफ हम रो ऑपरेशन ही करेंगे, कॉलम ऑपरेशन हम शायद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि रो ऑपरेशन से हो जाता है हमारा। ऐसे हम कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ये हमारा रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है जी, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से हमें दिया गया है, मतलब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, समान है, ये बस हमें दिखाता है ये मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तब कहलाते हैं जब दोनों मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन किया गया हो। मतलब कोई अगर मैट्रिक्स दिया गया है और अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया है और अगर हम उसमें एक ऑपरेशन कर दे, कोई एक ही ऑपरेशन करने से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, तो उसे हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहेंगे। कोई एक ही ऑपरेशन करना है, जैसे हमने आगे फॉर्म ऑपरेशन देखे थे, वो एक ही ऑपरेशन करने से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रहा है, तो उसे हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। फिर ये मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स है जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ये रो ऑपरेशन है। इसका सिंपली मतलब यही होता है, ई इंटू ए इक्वल टू ए होता है। फिर नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है। नॉन सिंगुलर मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, और सिंगुलर का मतलब इक्वल टू 0, मतलब कब डिटर्मिनेंट निकाले तो वो इक्वल टू 0 हो जाए तो वो सिंगुलर कहलाता है।
इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। इसका 3 नाम है, गॉस जॉर्डन मेथड, रो एलिमिनेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये तीनों अगर ये पूछे जाते हैं तो वो एक ही नाम कहलाता है कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए इन गॉस जॉर्डन मेथड यूज़ करके हमें फाइंड करके दे। तो इसमें सिंपली यही यूज़ होता है कि जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ, फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ, ये मैट्रिक्स दिया गया है ऐसे यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। हम कैसे ढूंढेंगे? देखो इसमें इन्वर्स फाइंड करने को बोला है और गॉस जॉर्डन मेथड, आगे भी एक गॉस जॉर्डन मेथड आएगी, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि गॉस जॉर्डन हमें कौन सी गॉस जॉर्डन लगानी है। पहले हम ये मोडे चेक करेंगे। मोडे कैसे चेक करते हैं ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट लिया इधर मैंने, और फिर वो रो और वो कॉलम छोड़ देने का, और जो 4 एलिमेंट बचते हैं उसमें 2 डायगोनल वाले हैं उसका मल्टीप्लाई, माइनस ये जो दूसरा डायगोनल है इस तरफ का 0 या और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ गया देखिए 8 पंचा 40, 8 पंचा 40 माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, और यहाँ जो 12 एलिमेंट है वो वही रखने का और फिर ये एलिमेंट लेने का। तो इसमें माइनस लगेगा क्योंकि फर्स्ट वाला पॉजिटिव लिया जाएगा, दूसरा नेगेटिव लिया जाएगा, फिर पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इधर -2 आया है, फिर वो कॉलम और वो रो छोड़ देने का, बाकी जो 4 एलिमेंट बचते हैं उसी के हिसाब से 8 इंटू 2 इसलिए 16, फिर माइनस की निशानी आएगी 3 इंटू 1 तो 3, फिर पॉजिटिव की निशानी क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट पॉजिटिव होगा तो 3 लिखा, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ देने का, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रो और ये कॉलम छोड़ देने के बाद ये 4 एलिमेंट बचते हैं तो इनका पहले डायगोनल वाला, फिर उसके से बात करने का ये डायगोनल वाला, फिर वो मोड डज नॉट इक्वल टू 0 ही आना चाहिए। अगर वो आता है तभी एग्जिस्ट करेगा ये इन्वर्स। तो ये इन्वर्स हम ऐसा लिख देंगे, ये मोड डज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। नाउ वी वांट टू फाइंड ए इन्वर्स सो ए आई इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे सिंपली हम यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे, ये जो हमें सवाल में क्वेश्चन में दिया गया है वो, और ये आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे और इसे हम कैसा बनाने की ट्राई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की ट्राई करेंगे, और इसको जो यहाँ पर करेंगे रो ऑपरेशन वही ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे, और अंत में जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तब ये जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वही हमारा ए इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व किया गया है, आप देख सकते हो, लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम करने का। पहले इसको 1 बनाने का, फिर इसको 0 बनाने का, फिर इसको 0 बनाने का, और फिर यहाँ से यहाँ पर इसको 1 बनाने का, इधर 0 बनाने का, इधर 1 बनाने का, इधर 0 बनाने का, 0 और फिर 0, ऐसे जहाँ पर ऊपर ट्रिक करके लिखा गया है ऐसे स्टेप में चलने का, तभी हमारा होगा। अगर मान ले कि यहाँ पर 1 बना है, यहाँ पर 0 नहीं बन रहा है, तो हम आगे के स्टेप में चले जाएंगे और उससे बनाने की ट्राई करेंगे, हम वहाँ पर अटके नहीं रहेंगे। ऐसे ही ये स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन सोल्व होगा और अंत में देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रहा है, और ये यहाँ पर भी ऐसा कुछ मैट्रिक्स बन रहा है और वही हमारा ए इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। ऐसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। और फिर दूसरा टॉपिक जो हमारा आता है वो रो एक्लोन फॉर्म आता है। रो एक्लोन फॉर्म में हमें सिर्फ 4 कंडीशन याद रखनी है। 4 कंडीशन देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर कोई 0 0 0 ऐसा तीनों 3x3 का मैट्रिक्स है और तीनों 0 0 0 ऐसा रो, पूरी रो ऐसी बन रही है, तो उसे हम लास्ट में रखेंगे। पहला ये रूल है हमारा कि 0 0 0। हम ट्राई क्या करेंगे कि देखिए रो एक्लोन फॉर्म है तो हम ट्राई यही करेंगे कि कैसे बनाने की ट्राई करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पर अटक जाएंगे रो एक्लोन फॉर्म में। अगर रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म है तो हम पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की ट्राई करेंगे, और ये बनाने के टाइम पर अगर मान लो 0 0 0 आ रहा है तो हम उसे लास्ट रो में ही रखेंगे। ये फर्स्ट रूल है हमारा। सेकंड रूल हमारा ये है, देखिए अगर मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप चले तो आपको ये रूल भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ मैंने गुजराती में लिखा हुआ है, કોઈ રોમાં પ્રથમ નોન ઝીરો એલિમેન્ટ 1 જ હોવો જોઈએ, લીડિંગ 1ની નીચેના કોલમમાં બધા એલિમેન્ટ 0 હોવા જોઈએ, દરેક નોન ઝીરો રોમાં લીડિંગ 1ની નીચે જમણી બાજુના લીડિंग 1 હોવો જોઈએ। पर हमें अगर रो एक्लोन फॉर्म पूछा जाए तो सिंपली हमें वही करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की ट्राई करना है। पर यहाँ पर जाके हमें अटक जाना है, ऊपर का बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इतना तक हो जाए तो हमारा रो एक्लोन फॉर्म कहलाया जाता है, और अगर पूरा हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए तो हम उसे रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म कहा जाता है, कहते हैं।
कभी कभार ये ऐसा नहीं बनता जो हम चाहते हैं कि रेड्यूस रो एक्लोन फॉर्म में पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनता। तो ऐसे में हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। अगर फुलफ़िल कर रहा है तो वो रेड्यूस रो एक्लोन फॉर्म का ही एग्जांपल है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो वो रेड्यूस रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है मैट्रिक्स वो। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, जो थर्ड टॉपिक हमारा बन के आया है, वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में यहाँ पर एक मेथड दी गई है, पर ये कोई यूज़फुल मेथड नहीं है। हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए एक सिंपली मेथड दी गई है, और वो मेथड है कि नॉन ज़ीरो रोज़ है। नॉन ज़ीरो रोज़ का मतलब होता है कि तीनों सभी एलिमेंट ज़ीरो ज़ीरो, मतलब कोई रो के अंदर सभी एलिमेंट ज़ीरो ना हो, सभी एलिमेंट ज़ीरो ना हो, ऐसी रो को काउंट करो। जितनी रो ऐसी रो हो, वही उसका रैंक बन जाता है, वही उस मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है। अगर 3x3 मैट्रिक्स है और उसमें सेकंड रो और थर्ड रो 0 0 0 और 0 0 0 है, तो फर्स्ट रो अगर मान लो 1 2 और 5 है, तो फर्स्ट रो हमारी नॉन ज़ीरो रो कहलाती है, तो हमारा वो मैट्रिक्स का रैंक होगा 1। सिंपली हम ऐसा फाइंड करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हमें ऐसे पूछा जाता है कि रैंक फाइंड करो, तो हमें कुछ नहीं करना है। जो मैट्रिक्स हमें दिया गया होता है उसे रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि नॉन ज़ीरो रो कितनी है। जितनी नॉन ज़ीरो रो वो उतना उसका रैंक बनेगा। जैसे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये 3 का, इसका रैंक है 2, इसका रैंक है 3, इसका रैंक है 3। और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है जो बहुत आईएमपी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमें ए का रैंक, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है ए, और ए का रैंक हमें पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी हमें ए का ट्रांसवर्स का रैंक भी पूछ लेता है। ए का ट्रांसवर्स, अब हम एक ये के ऊपर से ये ट्रांसवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, और फिर ये ट्रांसवर्स को हम रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म की मदद से हम फाइंड करेंगे और पता लगाएंगे कि उसका रैंक क्या है। इससे अच्छा हमें जो प्रॉपर्टीज़ दी गई है उसका यूज़ करेंगे हम, कि ए का रैंक हमें पता हो तो हम ये ट्रांसवर्स का रैंक भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन रो ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। ये कोई हमारी काम की प्रॉपर्टी है नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी काम की है सीधी। तो ए मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वही ए ट्रांसवर्स का मैट्रिक्स का रैंक भी होगा। और अगर ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का रैंक 0 हो जाएगा। ये कोई अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका ऑर्डर n हो, और कोई n ऑर्डर का है, मतलब n क्रॉस n का, तो उसका डायरेक्टली रैंक n हो जाएगा। ऐसा ही बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ दी गई है। 6 प्रॉपर्टी कोई काम की है नहीं। 6 प्रॉपर्टी में ये है कि अगर ये है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका n ऑर्डर का है, तो उसका रैंक क्या होगा, तो कि n से छोटा होगा। ये पक्की बात है कि n से छोटा ही उसका रैंक होगा, ए से n से छोटा। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है तो वो n होगा। n क्या है, तो कि जिस क्रॉस का वो मैट्रिक्स है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अगर ट्रू क्रॉस ट्रू का है तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज अनअल्टर्ड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज अनअल्टर्ड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद ही हम रैंक बता सकते हैं, ऐसे बता नहीं सकते। इसी में देखिए एक एग्जांपल दिया है, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू रो एक्लोन फॉर्म एंड हैंस फाइंड देयर। देखिए रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें फाइंड करना है कि रैंक क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं पहला वाला क्वेश्चन, हमें यहाँ देखिए लास्ट में हमने रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हम यहाँ पर अटक चुके हैं। ऊपर का 2 को हम 0 नहीं कर रहे, क्योंकि रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म नहीं कहा गया, ओनली रो एक्लोन फॉर्म कहा गया, इसलिए हम यहाँ पर अटक चुके हैं। और फिर यहाँ पर ही हम देख सकते हैं कि इसका रैंक 2 होगा, क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो और 1 ज़ीरो रो है। और यहाँ पर बाकी की 2 एग्जाम्पल दिए गए। ये कुछ और एग्जाम्पल है। जो कि रैंक फाइंड करने के हैं और आगे के इन्वर्स फाइंड करने के भी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।
अब ये बस ख़त्म ही होने वाला है और इसमें बस दो चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ चुके हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं। देखिए, इन्वर्स फाइंड करने का सबसे पहला टॉपिक आया था जिसमें गॉस जॉर्डन मेथड यूज़ किया हमने। फिर हमने रो एक्लोन फॉर्म, रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म जैसा आया था। फिर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का आया था। ये तीन टॉपिक पढ़ने के बाद अब आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ नहीं, बस इसमें भी आएगा गॉस एलिमिनेशन मेथड आएगा और गॉस जॉर्डन मेथड आएगा। एक बात याद रखिए कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म यूज़ होगा और गॉस जॉर्डन मेथड में रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म यूज़ होगा और उसमें रो एक्लोन फॉर्म यूज़ होगा। गॉस एलिमिनेशन में रो एक्लोन फॉर्म यूज़ होगा। ये बस ऐसे ही थियरी का पार्ट दिया गया है। हम सीधा क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन पर जाते वक्त हमें पहला ही दिखता है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बस ऐसे ही दिया गया है। कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें ये एक फॉर्मूला बहुत आईएमपी है, रो ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ ए बाई बी। यहाँ पर बाकी की दो फॉर्मूला भी दी गई है। हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बाई बी ये दोनों का रैंक एन होगा और वरना लेस देन एन होगा। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए डज नॉट इक्वल टू आएगा, जो हाँ आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी की ये जो नोट्स है ऐसे पढ़ लेने का। फिर आगे जाते हैं। ये कुछ यूज़फुल होता नहीं है। फिर इसमें ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इक्वल टू ज़ीरो हो जाए और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, जो मैं यहाँ ऊपर लिख चुका हूँ कि नॉन ट्राइवल का बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ट्राइवल का बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें दो आएगी। गॉस एलिमिनेशन मेथड की हम अभी बात करेंगे। तो कुछ नहीं, जो यहाँ पर ये बाय आई हम लेते थे उसकी जगह पर ये बाय बी लेंगे तो बी क्या होगा तो कि इक्वल टू में जो हमें इक्वेशन दी गई, जैसे मैंने लेगी तीन इक्वेशन दी गई है तो इसमें जो इक्वल टू के उस तरफ है वो सारे बी के पॉइंट होंगे। वो बी के पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने हैं। ये तो हमें दिया हुआ होगा, बी हमें यहाँ पर लिखना है और उससे रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है जैसे हम आगे में करते थे। और रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है तो कि सब इक्वल टू ज़ीरो ले लेना है। देखिए कि यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाई बी पर हम क्वेश्चन वाइज देखेंगे। देखिए हमें पहले क्या करना है, ये देखिए तीन इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स भी नहीं दिया गया है पर हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब इसमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, तीन इक्वेशन दी गई है, हम पहले उसे लिख लेंगे द गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसे तीन। सो ए एक्स इक्वल टू बी, बी ऐसा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम ये ऐसे लिखेंगे, बी ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड। जो हमारा ए एक्स इक्वल टू बी होता है इसके बराबर हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे, एक्स वाई जेड लिखेंगे जो हमारे कांस्टेंट टर्म है। और फिर ये हमारे 910 जो हम इक्वल टू के उस तरफ थे वो। हैंस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करके हम ये लिखेंगे ए और बी, ये है और बी हमारा ये है। फिर हमारे इसमें रो ऑपरेशन करेंगे और इसे हम रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो यहाँ पर हो चुका है। और फिर हम इसे इक्वल टू लिख लेंगे और इक्वेशन के फॉर्म में ले लेंगे। जैसे हमें जेड की वैल्यू यहाँ 3 मिलती है, वो 3 की वैल्यू हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो वाई की भी वैल्यू कुछ मिलेगी। जेड की वैल्यू और वाई की वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाता है और एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती है। देखिए हम गॉस जॉर्डन मेथड आगे करेंगे, उसमें क्या होगा कि हम यहाँ पर अटक नहीं जाएंगे, हम इसे ज़ीरो बनाएंगे, फिर इसे ज़ीरो बनाएंगे और फिर इसे भी ज़ीरो बनाएंगे। जिस तरह से हमें एक्स वाई और जेड की तुरंत वैल्यू मिल जाएगी, वो बड़ा रहता है। लेकिन गॉस जॉर्डन अगर हमें कहा गया हो तो इसे हम पूरा रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसका एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। यह कुछ सेकंड एग्जाम्पल है गॉस एलिमिनेशन का। ये कुछ आईएमपी एग्जांपल है। देखिए इसमें क्या हुआ है, थर्ड रो है वो 0 0 0 हो गई है। अगर मान लो यहाँ 0 0 और 0 और यहाँ पर 5 बच रहा है तो समझ लेना कि उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 0 0 है तो यहाँ पर 5 कैसे होगा, क्योंकि हम तो लास्ट में तो ये इक्वल टू में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वल टू में लिखा, ये 1 है तो x ले लिया और 2 है तो 2y कर दिया, क्योंकि ये एक्स लाइन होगी, ये एक्स की, ये वाई की और ये जेड की होगी।
तो इक्वल टू 8 हो, चलो हो सकता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ हो, वाई की वैल्यू कुछ और जेड की वैल्यू कुछ और, इक्वल टू 8 हो रहा है तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 0x है, 0y है और 0z है, तो इक्वल टू 5 नहीं हो सकता। पर यहाँ पर हमें 0 दी गई है तो मतलब चल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 5, 4, 2, 1 या कुछ भी दिया गया हो तो हम समझ लेने का आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा और लिख देने का कि नो सॉल्यूशन फाउंड। तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि लेट एज्यूम जेड इक्वल टू, हम टी धार लेंगे, टी को हम एज्यूम करते हैं जेड बराबर। तो क्या करेंगे अब, इधर जेड की वैल्यू पुट करेंगे टी और उस तरफ जाने देंगे, और वाई की वैल्यू जो यहाँ पर बनी है जैसे कि 3 माइनस टी बनी है वो पुट करेंगे, और जेड की वैल्यू टी पुट करेंगे, जिसकी एक्स की वैल्यू हमें 2 प्लस टी मिल जा रहा है। तो फिर हम उसे इस तरह लिख बैठेंगे कि 2 प्लस टी, 3 माइनस टी और टी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए कि गॉस जॉर्डन मेथड आ चुकी है हमारी, जिसमें हमें रिड्यूस रो एक्लोन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ये उसके स्टेप है और ये क्वेश्चन है जिसकी मदद से हम देखते हैं। देखिए द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। और देखिए यहाँ लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में 0, 0, 0 और इक्वल टू 6 आ रहा है, जैसे हमने बात की थी। तो इसमें क्या होगा कि फ्रॉम द अबोव लास्ट रो 0xy 0y प्लस 0z इक्वल टू 6, 0 इक्वल टू 6 विच इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकन्सिस्टेंट एंड हैंस इट इज़ नो सॉल्यूशन, ऐसा लिख कर छोड़ देने का। अब एक लास्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं हम कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है। देखिए ये चीज़ हमें याद रखनी है, ए एक्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स, ये एक आईएमपी है, जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई को आइगन पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ए माइनस लेमड़ा आई को आइगन मैट्रिक्स या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहा जाता है। और यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई को हम आइगन इक्वेशन या तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई था और यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है मतलब वो इक्वेशन बन गया, तो इसे हम आइगन इक्वेशन या तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कह सकते हैं। आइगन रूट्स भी कह सकते हैं, आइगन वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई इक्वल टू 0 को। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट्स फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसा कुछ करके हमें फाइंड करना है। तो लेमड़ा स्क्वायर माइनस S1 लेमड़ा प्लस S2 इक्वल टू 0, माइनस S1 लेमड़ा प्लस S2 इक्वल टू 0 है, जिसमें S1 क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए, जो हमें आगे फाइंड करना देखा था। S2 क्या होगा, मोड ए होगा। तो ये ये है दिया गया है, तो इसके अंदर S1 क्या होगा तो हम फाइंड कर लेंगे, ट्रेस ऑफ ए मतलब ए प्लस डी, और S2 क्या होगा तो कि मोड ए डी माइनस बी सी, इसकी वैल्यू मिल गई। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें S1 क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए जो फाइनल है। S2 क्या होगा, सम ऑफ माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपको पता लगना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। मान लो ये डायगोनल एलिमेंट है ए, ई और आई, तो ए को लेंगे तो उस रो और उस कॉलम को छोड़कर जो 4 एलिमेंट बचे वो, ई को लेंगे तो उस रो और उस कॉलम को छोड़कर जो 4 एलिमेंट बचे वो, और फिर आई को लेंगे उस रो और उस कॉलम को छोड़ के जो 4 एलिमेंट, उन तीनों का एडिशन करेंगे तो माइनर ऑफ, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने कि ये बचता है, ये 3 ही चीज़ बचती है, ये फिर ये और फिर ये, इन तीनों का एडिशन करेंगे तो जो बचेगा वही हमारा सम ऑफ माइनर मैट्रिक्स, सम ऑफ माइनर ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होगा। और फिर S3 तो हमारा फिक्स है कि मोड है होगा, मोड ये ही होगा। तो उसके बाद हम सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये सिर्फ ऐसी थियरी का पार्ट है, अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। पर यहाँ पर सिर्फ आइगन वैल्यू फाइंड करने को बोला है, इसलिए हम सिर्फ लेमड़ा फाइंड कर रहे हैं। ये देखिए इसका प्रोसीजर होगा कि ए माइनस लेमड़ा आई, मोड ए माइनस लेमड़ा आई इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स ए माइनस लेमड़ा आई, तो उसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू मूकेंगे माइनस लेमड़ा आई की वैल्यू मूकेंगे, लेमड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों रो में मल्टीप्लाई होगा, और आई के बराबर हम यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे, और फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऐसे फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ होगा। और ये माइनस लेमड़ा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसा आएगा, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी, दिस आर द आइगन वैल्यूज़। और ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है
जो ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि यह थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि ए की जो आइगन वैल्यू होगी, ए इन्वर्स की आइगन वैल्यू उससे अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल होगी, 1 होगी। मान लो कि ए की आइगन वैल्यू 2 और 3 आई, तो ए इन्वर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो कि 1/2 और 1/3 ए इन्वर्स की आइगन वैल्यू होगी। ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ दी गई है हमें, और ये क्वेश्चन जो हमें फाइनली मिल चुका है। तो ऐसे ही हम लिखना है, ये आपको क्वेश्चन में ही देखना है कि कैसे हमें लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप आप याद रख सकते हो। द आइगन इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई इक्वल टू 0, और फिर ये हमें ये माइनस लेमड़ा आई दिया गया है, ये दिया गया है, इसमें से माइनस लेमड़ा आई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए डायगोनल एलिमेंट में ही माइनस लेमड़ा आई किया गया है, क्योंकि माइनस लेमड़ा आई का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, और माइनस लेमड़ा को उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ डायगोनल वैल्यू में माइनस लेमड़ा आ जाएगा। तो उसको ये माइनस करेंगे लेमड़ा आई से, ये में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा, ये मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, जिसके अंदर देखिए जो हमने आगे मैट्रिक्स मिला था, उस मैट्रिक्स का हमें डायरेक्ट अगर ऐसे क्यूबिक सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए वो आगे का शॉर्टकट था कि S1 बराबर हम S1 बराबर ट्रेस ऑफ ए ले लेंगे, S2 बराबर हम माइनर ऑफ मैट्रिक्स में लेंगे, और S3 बराबर हम मोड ए ले लेंगे। S1 S2 S3 की वैल्यू फाइंड करके इसमें रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। फिर हम एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके आइगन वैल्यूज़ मिलेगी। उन आइगन वैल्यू देखिए मैंने इस लिख दिया है, द आइगन वैल्यू आर -2 -4 एंड -6 ऑल आर डिस्टिंक्ट हो, ऑल आर डिस्टिंक्ट्स। तो हम उसे कह सकते हैं कि डायगोनाइजेबल है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से जो मिला है हमें वो डायगोनलाइजेबल है। जैसे अभी आगे टॉपिक आएगा, अगर ये तीनों की वैल्यूज इक्वल है तो मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल नहीं है, डायगोनलाइजेबल नहीं है। अब क्या करेंगे, फॉर लेमड़ा इक्वल टू -2 हम क्या करेंगे, -2 की वैल्यू हम आगे पुट करेंगे, जो हमें ये माइनस लेमड़ा मिला था उसमें ये पुट करेंगे, एक्स पुट कर XYZ और इक्वल टू 0 0 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जिसकी वजह से हमें 3 इक्वेशन मिल रहे हैं। अब इन 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हम कोई भी क्रेमर रूल की मदद से ही सॉल्व करना है, ये याद रखना है। क्रेमर रूल के बिना अगर कोई और रूल यूज़ किया तो आंसर आ जाएगा, पर कभी भी वो आंसर गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, इसलिए क्रेमर रूल ही हम यूज़ करेंगे। क्रेमर रूल क्या है कि कोई भी 2 इक्वेशन ले लेने का, उसमें क्या करने का, देखिए ये क्रेमर रूल है जो यहाँ पर है, याद रखने का एक्स और उसके नीचे क्या करना है, y और z के कोएफिशिएंट लिखने हैं, इक्वल टू करके -y आएगा, इस तरह याद रखना है, और इधर x और z के कोएफिशिएंट आएंगे, इक्वल टू z करके x और y के कोएफिशिएंट लिखने हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का, ये फिर ऐसा आ जाएगा, और फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, और इक्वल टू T1 इसको हम कंसिडर करेंगे। जब हम उसे T1 कंसिडर करेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, और इसमें से ऐसा बनेगा, और T1 कॉमन ले लेंगे तो इस प्रकार, फिर ऐसा लेमड़ा इक्वल टू -4 के साथ करेंगे, लेमड़ा इक्वल टू -6 के साथ करेंगे, और 3 इक्वेशन हमें मिले, जैसे हम यहाँ पर लेमड़ा इक्वल टू -6 के साथ वो कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये अंत में क्वेश्चन, ये लेमड़ा इक्वल टू -6 का किया गया, 2 0 2 आया। देखिए अब एक होता है पी मैट्रिक्स फाइंड कैसे करते हैं, तो जब हम ये 3 वैल्यू मिलती है ना, जैसे कि लेमड़ा इक्वल टू -2 पुट किया तो ये लास्ट में जो वैल्यू मिली लेमड़ा इक्वल टू -4 में मिली, और लेमड़ा इक्वल टू -6 में जो ये 2 0 2 मिल रही है, अगर इन तीनों को रो वाइज जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ऐसे हम लिखे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा पी मैट्रिक्स बनेगा, और पी मैट्रिक्स को मॉडल मैट्रिक्स, इसे हम मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये उसके कुछ स्टेप है जो हमें ध्यान रखने होंगे, ये बस ऐसे ही थियरी के लिए दिया गया है, मैंने जो आपको स्टेप बोला उस हिसाब से चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये कुछ थियरी का पार्ट है। एक और क्वेश्चन जिसमें हम y इक्वल टू 2t डाल रहे हैं। एक और इसमें लास्ट टॉपिक आता है जो कि ये फॉर्मूला है, ए रेस टू के प्लस इक्वल टू पी इंटू डी रेस टू के इंटू पी -1। देखिए इसमें हमें पहले पी तो फाइंड करना होगा,
फिर ही कुछ को हो सकता है। जैसे आगे के प्रोसीजर में देखिए, अगर कहीं पर ये रेस टू 10 फाइंड करने को बोला है, ये रेस टू 13 फाइंड करने को बोला है और ये की वैल्यू दी गई है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारा प्रोसीजर है वो यही होगा। S1 फाइंड करेंगे, S2 फाइंड करेंगे, फिर आइगन वैल्यू ढूंढेंगे, फिर आइगन वेक्टर्स ढूंढेंगे। देखिए प्रोसीजर सेम है और ये दो वैल्यू मिलेंगी। इसके आधार पर हमें P की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वाले की इधर रखेंगे, सेकंड वाले की इधर रखेंगे। P इनवर्स की कैसे मिलेंगी? अगर हमें पता है कि हम 12वीं कक्षा में हमारे आता था कि इन दोनों की जगह चेंज कर दो और इन दोनों का निशानी बदल दो, ऐसा कुछ होता है। फिर हम मतलब प्राइमरी डायगोनल की जगह बदल दो और सेकेंडरी डायगोनल की निशानी बदल दो, उससे हमारा P इनवर्स बन जाता है। बाकी हम इसे वो लंबी मेथड से करना होगा। अगर 3x3 का मैट्रिक्स बन रहा है तो D क्या होगा? D हमारा वो मैट्रिक्स है जो जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जो हमें ये बर इक्वल टू दिया हुआ है, वही हमारा D है। और फिर हम इसमें पुट करेंगे। देखिए 10 D रेस टू 10 है तो 10 इसमें रेस टू 10 होगा, सब में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो एटलीस्ट मल्टीप्लाई ही है। और 1 रेस टू 10 होता है हमारा 1 ही होता है। और 2 रेस टू 10 को हम सोल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे और आगे प्रोसीजर करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा। ए रेस टू 10 का आ गया, ऐसे ए रेस टू 13 का आ जाएगा। हमारा लास्ट और इस चैप्टर का लास्ट थियरम जो कैली हैमिल्टन थियरम है, वो भी कुछ ऐसा ही कहता है। देखिए ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। लैम्बडा रेस टू एन A1 लैम्बडा रेस टू n-1 प्लस A2 लैम्बडा रेस टू n-2 डैश डैश an इक्वल टू 0। और लैम्बडा रेस टू एन की जगह पर हम ए रेस टू एन लिख सकते हैं, ए रेस टू n-1 ए लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इक्वेशन हो तो ऐसा इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए वेरीफाई कैली हैमिल्टन थियरम फॉर ए इक्वल टू -1 2 3 और 1 ऐसा, और ए रेस टू 5 हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, इसके ऊपर से आइगन इक्वेशन और आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर ऐसा हम लिखेंगे द मैट्रिक हैज़ टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को इस मैट्रिक्स को किसी भी तरह सेटिस्फाई करना होगा, तभी यह पॉसिबल है। ए रेस स्क्वेयर -7i इक्वल टू 0। ये हमें कहाँ से मिला? तो कि हमें आगे से ही हमें ये यहाँ से मिला। जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ लैम्बडा की वैल्यू नहीं, आइगन वैल्यू की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। यही वैल्यू जो हमें यहाँ मिली है लैम्बडा स्क्वेयर -7, इसमें लैम्बडा को हम ए से रिप्लेस कर देंगे और ए स्क्वेयर -7 इक्वल टू 0 आ रहा है। और इसको ये सेटिस्फाई करना ही चाहिए, ये जो मैट्रिक्स है वो इसको सेटिस्फाई करना ही चाहिए। फिर हम ए स्क्वेयर फाइंड करेंगे। ए स्क्वेयर कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि हमें इसमें चाहिए पुट करने के लिए। ए स्क्वेयर कैसे फाइंड करेंगे? तो कि ये और ये की मल्टीप्लाई करेंगे तब ए स्क्वेयर हमें मिल जाएगा। ये स्क्वेयर हमें मिल चुका है, तो इसमें ये मिल चुका है। और ए स्क्वेयर की वैल्यू हम पुट करेंगे 7i, आई की वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर दोनों LHS और इक्वल टू RHS हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, देखिए यहाँ पर ए स्क्वेयर की वैल्यू 7007i -7i करेंगे तो 000 आएगा, जिससे हम लिख सकते हैं दस द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज सेटिस्फाई बाई ए, हैंस कैली हैमिल्टन थियरम इज़ वेरीफाई। अब हमें ए रेस टू 5 भी फाइंड करने को बोला है, तो इसी की मदद से ए स्क्वेयर हमें पता है, ए रेस टू 4 क्या होगा? तो ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर होगा। ए रेस टू 5 क्या होगा? तो ए रेस टू 4 इंटू ये होगा। तो इस तरह से हमें ये रेस टू 5 मिल जाएगा। देखिए ऐसे ही फाइंड करना है, इसी रीत से फाइंड करना है, कोई और रीत से फाइंड नहीं करेंगे। और ये दो क्वेश्चन सेल्फ में है। थैंक यू।